मैं अपने नाज़रीन से माजरत करूँगा कि अब मुमकिन है कि इस ब्लॉग में कुछ अल्फाज ऐसे हों जो उनकी समात को नागवार गुजरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। वैसे तो जिन्स और अजनास में सिर्फ वाहिद और जमा का फ़र्क है, लेकिन अगर इनके लुग़वी मतलब लिए जाएँ तो ये कुछ से कुछ बन जाता है। जिन्स जो है वो इंसान की ज़ात के लिए भी इस्तेमाल होती है और उस गले और अनाज के लिए भी इस्तेमाल होता है जो इंसान अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी ही जगह जहाँ जिन्स और अजनास का मिलाप होता है। वैसे तो ये मंडी है, गंज मंडी का सड़क पर मैं खड़ा हूँ, गंज मंडी रोड पर। मेरे पीछे एक बाज़ार है जिसे आप और हम निरंकारी बाज़ार के नाम से जानते हैं। इसे रावलपिंडी की कदीम तरीन मार्केट या कदीम तरीन बाज़ार होने का एजाज़ हासिल है। सिटी सदर थाने के बिल्कुल साथ वाक़े इस बाज़ार में वो कौन सी चीज़ है खाने पीने की जो आपको दस्तयाब नहीं। छोटी सी मार्केट से छोटी छोटी सी सैकड़ों दुकानें हैं, लेकिन उनमें से हर दुकान पर रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों का कारोबार होता है। हर वो चीज़ जो स्मगल होकर पाकिस्तान में आती है या रावलपिंडी तक पहुंचती है वो आपको इस मार्केट में दस्तयाब है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपको आम बाज़ार से सस्ते दामों मिले वो इस बाज़ार में आपको मिल जाती है। यहाँ आपको मशीन की सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो शायद बाज़ार में आपको ना मिले वो निरंकारी बाज़ार में मिल जाएगी। ये सारा कारोबार ये पुलिस लाइन के बिल्कुल साथ यानी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ होता है। यहाँ से अगर कोई चीज़ आप लेकर निकलें, मिसाल के तौर पर अगर आप सिगरेट ही लेकर निकलें तो बाहर पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं कि आपने स्मगल सिगरेट जो है वो शॉपर में डाले हुए हैं, आप इसकी तलाशी दें, जुर्माना भरें या अगर आप थाने चलें। लेकिन थाने के बिल्कुल साथ वाकई इस बाज़ार में जो चीज़ें बिकती हैं, ये जो बेचने वाले हैं उन्हें कोई नहीं पूछता कि आप क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो और ये स्मगल होकर कहाँ से आई चीज़ें। सरेआम चीज़ें आती हैं और सरेआम बिकती हैं। ये बाज़ार जो है मैंने जैसे बताया कि थाना सिटी सदर के बिल्कुल साथ है, ये थाना सिटी की इमारत है और ये निरंकारी बाज़ार का मतलब दरवाज़ा कह लें, एक दरवाज़ा। इसके 20 दर्जों दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे इसके राजा बाज़ार की तरफ खुलते हैं, कुछ गंज मंडी की तरफ खुलते हैं, कुछ पीछे जो सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी उधर खुलते हैं और ये मतलब हर तरफ से इसके अंदर जो छोटी छोटी नीम तारीख गलियां हैं उनमें जाने के रास्ते मौजूद हैं। 1830 में इस बाज़ार की बुनियाद रखी गई और इसका नाम निरंकारी तहरीक से लिया गया क्योंकि इसकी जो अकबी समत है वहाँ एक गुरुद्वारा मौजूद है जिसे निरंकारी सिखों का वाहिद गुरुद्वारा कहा जाता है। निरंकारी बिन देखे खुदा की पूजा करते हैं, मतलब वो मूर्तियों की पूजा प्रस्तिश को अच्छा नहीं समझते और वो उनका कहना ये है कि ये खुदा बिन शक्ल का था और है। बाबा दयाल दास ने इस फिरके की बुनियाद रखी थी, निरंकारी तहरीक की बुनियाद रखी थी और उसी ने ये गुरुद्वारा भी बनवाया था जो अब एक स्कूल में तब्दील हो चुका है। ये बाज़ार बुनियादी तौर पर उसी गुरुद्वारे की आमदनी के लिए बनाया गया था कि इनकी दुकानों से जो आमदनी हासिल होगी उससे गुरुद्वारे के अखराजात पूरे किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो ये बाज़ार किसी और वजह से मशहूर हुआ और कुछ और चीज़ें जो है इस बाज़ार में शामिल होती चली गई। अशियाए ज़रूरत की मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ें हैं वो अगर आपको सस्ते दामों लेनी है उस मार्केट से जो मार्केट बाहर मौजूद है तो आप निरंकारी बाज़ार आ जाएं, यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बाज़ लोगों का कहना है कि ये इसका नाम धन निरंकार के नाम से लिया गया क्योंकि बाबा दयाल सिंह निरंकार के लफ्ज़ का विर्द किया करते थे और उसका मतलब भी मैंने आपको बताया कि निरंकार का मतलब है बिन देखा खुदा। इस बाज़ार को बाकी जो एजाज़ात हासिल हैं वो तो है ही हैं, लेकिन 1849 में इसकी जो तक़द्दुस था यानी जो गुरुद्वारे का तक़द्दुस था वो इस तरह मजरूह किया गया कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने इस बाज़ार की रौनक को देखते हुए यहाँ अपने फ़ौजियों की जिनसी तस्कीन के लिए या
पहले शुरू में जिन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने अपने फौजियों की जिनसी तस्कीन के लिए इस बाज़ार की रौनक को इस्तेमाल किया और इसी थाना सिटी के अगली तरफ एक जो है वो चकला बनाया, कमरे बनाए गए बाकायदा, और उन्हें औरतों को अलॉट किया गया। वहाँ अंग्रेज़ फ़ौजी आया करते थे, रातें गुजारा करते थे। 1910 से लेकर 1927 तक यहाँ ये चकला कायम रहा, जिसके बाद मुसलमानों ने हिंदुओं से कहा, मतलब एक तहरीक चली बाकायदा, जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं से कहा कि यहाँ से शहर के वस्त में से चकला ख़त्म किया जाए। हिंदुओं ने किसी वजह से उनका साथ नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों ने वो तहरीक जारी रखी और 1927 में बिल आखिर यहाँ से वो चकला मुंतकिल करके रत्ता अमराल भेज दिया गया, बिल्लियाँ वाली सराय में। और आज भी इसी वजह से रत्ता अमराल का जो पुल है उसे चकला पुल कहा जाता है। इसके अलावा निरंकारी बाज़ार का एक एजाज़ ये भी है कि यहाँ एक ज़माने में शराब खाना भी हुआ करता था, और अफ़ीम का ठेका, उस ज़माने में अफ़ीम जो है वो ठेके पर मिला करती थी, बाकायदा उसके ठेके दिए जाते थे हुकूमत की तरफ से, और अफ़ीम का ठेका भी यहीं होता था, शराब खाना भी यही होता था। और फिर सोने पर सुहागा ये कि यहाँ अंग्रेज़ फ़ौजियों के लिए चकला भी कायम कर दिया गया। 1914 में जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो अंग्रेज़ों की 2 डिवीज़न फ़ौज यहाँ मुतय्यन हुई, लिहाजा वो उन्होंने मतलब जिनसी भूख का तूफ़ान बर्पा कर दिया, और उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि किसी न किसी तरह उनकी जिनसी ज़रूरत पूरी हो जाए। लिहाजा वो पहले ये चकला जो है वो सदर के इलाके में था, लेकिन सदर के इलाके में जब कैपिटल सिनेमा बना तो वो वीकेंड पर, यानी हफ्ते की रात को जब आया करते थे शराब में धुत, तो वहाँ अक्सर फसाद हुआ करते थे, लिहाजा उसे फिर यहाँ मुंतकिल किया गया। और जब यहाँ वो आया तो अप्रैल 1915 में यहाँ भी एक बदतरीन किस्म का फसाद हुआ, और उसी फसाद के नतीजे में चकला यहाँ से मुंतकिल हुआ। लेकिन फिर बाज़ार जो है वो बढ़ गया, वो 1927 में यहाँ से सारा कुछ ख़त्म हो गया। रत्ता अमराल का चकला भी जो है वो मुंतकिल कर दिया गया कसाई गली में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1970 में वो भी ख़त्म हो गया सारा मामला। तो ये निरंकारी बाज़ार की वो तारीख़ है जो बहुत कम लोगों को पता है। लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अगर आपको कोई स्मगल्ड चीज़ चाहिए या कोई सस्ती चीज़ चाहिए तो आप निरंकारी बाज़ार चले जाएं, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि आज का बाज़ार कल का चकला भी था, और यहाँ शराब भी बिका करती थी और अफीम का ठेका भी हुआ करता था। आइए आपको जो है वो निरंकारी बाज़ार की सैर भी करवाते हैं, दुकानें भी दिखाते हैं, और कुछ लोगों से भी मिलवाते हैं जो निरंकारी बाज़ार में कारोबार करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इतनी छोटी छोटी दुकानों में बैठकर एक दिन में करोड़ों का काम कैसे करते हैं। ये इस वक्त तो निरंकारी बाज़ार की पान गली कहलाती है, लेकिन यही वो ऐन दुरुस्त मकाम है जहाँ अंग्रेज़ दौर में चकला कायम किया गया था। यानी ये अब तो खैर इमारतें नहीं बन गई, लेकिन अगर आपको कोई पुरानी इमारत इसमें नज़र आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि यहीं अंग्रेज़ फ़ौजी शबबाशी के लिए आया करते थे, और यहीं तवाइफों के डेरे हुआ करते थे, जहाँ अब करोड़ों और अरबों का काम होता है, यानी कारोबार होता है। मेरे साथ है मोहम्मद जमील हनीफ साहब, कारोबार है इनका निरंकारी बाज़ार में। उम्र इनकी कम है, लेकिन ये मालूमात के हवाले से माशाल्लाह ख़जाना है। जमील साहब, सिर्फ इतना मुझे बताइए कि आपने निरंकारी बाज़ार को पहली बार कब देखा और इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई अब तक? निरंकारी बाज़ार को मैंने, वैसे तो मैं 1990 में निरंकारी बाज़ार में आया हूँ, और निरंकारी बाज़ार और पान गली के हवाले से 1981 से मैं इसे जानता हूँ। 1981 में जो है ये सिटी थाना बाहर है, इसके सामने जो है दुकानें होती थी एनको की, और सिटी थाने के गेट के बाहर प्लाजे होते थे। 1981 में वो जो है तोड़े गए यहाँ पे। और पान गली में जो है, जहाँ मैं इस टाइम अभी ये बैठा हूँ, यहाँ पे पहले नमक का कटरा होता था, और हिस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पे पान गली में चकला भी होता था। कोई ऐसा वाक़या जो अब तक आपको याद हो ये निरंकारी बाज़ार के हवाले से? निरंकारी बाज़ार में जो है मेरा ख्याल है यहाँ पे सैलाब आया, उस टाइम भी मैं यहाँ पे मौजूद था, और एक इधर पान गली में जो है धमाका हुआ इसका पटाखों का, उस टाइम भी मैं यहाँ पे मौजूद था।
और कोई बात निरंकारी बाजार के हवाले से? बस ये बहुत पुराना बाज़ार है, होलसेल का बाज़ार है और यहीं से जो है पूरा इस्लामाबाद पिंडी कवर होता है, यहीं से माल जाता है। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर हम कहें कि पूरा पोठहार कवर होता है तो वो ज़्यादा हाँ बेहतर बिल्कुल, कश्मीर वगैरह पोठहार ये सब जो है यहीं से माल जाता है। चलो सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश वक्त देने का। मेरे साथ मौजूद है निरंकारी बाजार की यूनियन के सदर शेर इलियास गोगा साहब। शेखर, निरंकारी बाजार की तारीख क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निरंकारी बाज़ार हमारा जो है जी होलसेल की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे दुनिया जहान की हर चीज़ जो है वो होलसेल प्राइस में जो है वो रिटेलर को भी मिल जाती है। मेरी मार्केट में इस वक्त तकरीबन 800 के करीब दुकानें हैं। 800 दुकानों पे हर चीज़ जो है घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की यहाँ दस्तयाब है और हर चीज़ ओरिजिनल और सस्ते प्राइस में जो है लोग आजकल जो है वो सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ें जो है वो मिलती नहीं है। कैश एंड कैरियों पे भी आजकल महंगी चीज़ें हैं, कोई प्रमोशन प्राइस नहीं है। यहाँ पे आपको निरंकारी बाज़ार में हर चीज़ जो है वो थोक के रेट से, अगर आप चाहेंगे कोई दाल लेते हैं 1 किलो तो वो भी आपको थोक के दाम में मिलेगी, चावल भी 1 किलो थोक के दाम में मिलेगा। कोई भी बाजार की चीज़ें इम्पोर्टेड से लेके पाकिस्तानी हर प्रोडक्ट यहाँ निरंकारी बाज़ार पे दस्तयाब है। निरंकारी बाज़ार की इस वक्त तकरीबन 19 गली हैं। 2-4 गलियों के नाम बता दें ताकि लोगों को पता चले। निरंकारी बाज़ार की गलियों में जी एक रंग बाज़ार है, रंग बाज़ार की एक गली है, सौड़ी गली है, गुड़ गली है, शेर मार्केट है, काशिफ प्लाजा है, पान गली है, मेन निरंकारी बाज़ार है, महमदी मार्केट है, घी गली है, मुस्लिम मार्केट है। ये जो है सब मिला के तकरीबन 19 गलियां बनती हैं, जहाँ के 19 सदर और 19 जनरल सेक्रेटरी हैं। और निरंकारी बाज़ार की यूनियन जो है वो हर मामलात में इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ ताउन रखती है और हर चीज़ में ऐसी कोई चीज़ जो है जो इस मुल्क में बिकने के लिए बेहतर नहीं है, उसको जो है हमें, अगर कोई फूड वाले कहते हैं कि इस चीज़ को बेचना मुज़र है तो हम उसको बाज़ार में इतला आम एक एजेंडे के ज़रिए बैन करते हैं कि ये चीज़ ना बेची जाए। यहाँ स्मगलिंग का माल बिकता है, वो क्यों नहीं मना करते हैं? स्मगलिंग का माल जी पीछे पोर्टों से जो है वो कस्टम की निगरानी में जो स्मगल हो के बॉर्डरों से आता है, उसमें निरंकारी बाज़ार का कोई अमल दखल नहीं है। ये अगर कस्टम चाहे या इंटेलिजेंस कस्टम और FIA चाहे तो ये किसी सूरत में कोई भी स्मगलिंग का माल मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं आ सकता। एक दिन में कितने का काम होता है निरंकारी बाजार में अंदाजन? निरंकारी बाजार में ये मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल आपका सवाल है। अंदाजन इसका जो है करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस जो है वो निरंकारी बाजार में एक दिन का होता है जी। चले जी, बड़ी मेहरबानी आप। एक छोटा सा तंग सा बाजार, इसकी दर्जनों गलियां हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म का सामान मिलता है। बिस्किट, सिगरेट, कॉस्मेटिक्स का सामान, खाने पीने का सामान, बच्चों के पैम्पर्स, डाइपर्स, स्टेशनरी, सिगरेट, तो जिस चीज़ का भी मैं नाम लूँ आपको वो इस बाज़ार में चीज़ दस्तयाब हो सकती है। लोग इस, हालांकि छोटी सी गलियां हैं लेकिन इसके बावजूद भी लोग मोटरसाइकिलों पर अंदर आते हैं और यहाँ से ज़ाहिर सी बात है सामानों के बड़े बड़े जो है वो कार्टन हैं, वो कैसे लेके जाएंगे। ये रेडियाँ भी चलती हैं, मतलब अगर आप चाहें तो सामान को रेडी पर लदवा कर बाहर ले जा सकते हैं। कुछ मज़दूर टोकरियों सर पर उठाए हुए वो भी सामान बाहर लेके जाते हैं। ये देखें, ये रेडी पर सामान लदा हुआ है। ये रेडी वाला, ये मज़दूर है सारे के सारे बेचारे, ये मज़दूरी करते हैं और ये पूरा दिन यहाँ इसी तरह की मज़दूरी करके कुछ थोड़े से पैसे कमाते हैं और लेकर जाते हैं अपने घर के खर्चे के लिए। इस तरह जो लोग टोकरियाँ सर पर उठाए होते हैं वो भी जो है वो अपना पेट पालने के लिए सारा कुछ करते हैं। ये सारी जो है वो आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ जो है वो अशिया, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और छोटी छोटी दुकानें भी हैं। ये एक और रेडी वाले भाई सामान वह लेकर जा रहे हैं। अचार ये भी यहाँ मिलता है, परचून की दुकानें भी हैं, थोक की दुकानें भी हैं। मैंने कहा ना कि ज़रूरियत ज़िंदगी की हर चीज़ आपको यहाँ मुयस्सर है। ये पैम्पर और डाइपर्स और टिशूज़ और ये परचून, मतलब मसाले की दुकानें,
ये इसके सेक्शन में अलग अलग बाकायदा इसकी गलियां हैं, कोई घी गली कहलाती है, कोई पान गली कहलाती है, कोई जो है वो धान गली कहलाती है। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो गलियां हैं जिन गलियों में ये कारोबार होता है। और जो परचून के दुकानदार हैं ये उनका पसंदीदा बाज़ार है, क्योंकि उन्हें यहाँ से कम रेट पर चीज़ें मिलती हैं और फिर वो यहाँ से अपना मार्जिन रख के, जो उनका मुनाफे का मार्जिन होता है वो रख कर इसे बेचते हैं अपनी दुकानों पर रख कर। तो ये जनाब चने और दाल मोठ और अपना निमको वगैरह, ये वो उस इलाके में मैं आ गया। ये सामने ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली, चलगोज़े, ये भी एक इसकी और गली है, इसमें भी अनवा अक़साम का सामान मौजूद है। ये सारा जो है वो थोक का सामान है, थोक के हिसाब से जो है वो यहाँ चीज़ें बिकती हैं, यानी एक आइटम नहीं बिकता, यहाँ दर्जन के हिसाब से मिलती हैं चीज़ें, या फिर जो है वो कार्टन के हिसाब से या सैकड़े के हिसाब से। इस तरह का हिसाब है कि जी अगर आपको कोई शरबत की बोतल चाहिए तो उसका पूरा कार्टन जो है वो आपको ख़रीदना पड़ेगा, कोई एक बोतल आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से फ़र्ज़ करें ये सामने अचार की बाल्टियाँ रखी हुई हैं, तो आपको एक बाल्टी अचार लेना पड़ेगा, आपको एक पाव या आधा किलो, हाँ ये खुला अचार है, ये आपको मिल जाएगा, मतलब एक पाव भी मिल जाएगा, 1 किलो भी मिल जाएगा। यानी बल्क में आपको अगर आइटम्स चाहिए तो उसकी ख़रीदारी की बेहतरीन जगह यही निरंकारी बाज़ार है। कई इसके जो छोटी छोटी गलियां हैं, मेरा ख्याल है कि अगर उन गलियों को नापा जाए तो कई किलोमीटर की वो गलियां बनेंगी, लेकिन छोटा सा इलाका है जिसमें ये सब कुछ फैला हुआ है। इस 1 किलोमीटर जितने, यानी 1 मुरब्बा किलोमीटर जितने इलाके से रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों का कारोबार होता है और लोग यहाँ से अपना सौदा लेके जाते हैं। सामने मेरे एक जो है वो भाई जा रहे हैं, इस वक्त इनकी टोकरी खाली है, लेकिन ये इसी टोकरी में सामान रखते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग शहरी है, मतलब वो सामान नहीं उठा सकता, तो वो ये सामान बाहर तक छोड़ कर आते हैं। एक तंग सी गली, उस पर चलते हैं। मेरे सामने जो है वो कार्टन उठा के ले जा रहे हैं, स्टेशनरी की दुकान, ये साथ जो है वो कॉस्मेटिक्स की एक छोटी छोटी गली, एक छोटी सी गली, लेकिन यहाँ भी कारोबार की सूरत हाल हुई है कि लाखों करोड़ों का कारोबार यहाँ होता है। बच्चों की बॉल्स ये भी यहाँ मिलते हैं, लोटे, प्लास्टिक के खिलौने, ये छोटी छोटी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई, ये मुख्तलिफ़ किस्म के तेल, ये वो हैं, और ये दालें, चावल, कापियाँ, किताबें, रजिस्टर, सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। ये बाहर सब्ज़ी मंडी में आ गया। ये जनाब घर में बनाने के लिए मसाले, खजूरें, मतलब वो कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ दस्तयाब नहीं है निरंकारी बाज़ार में। निरंकारी बाज़ार यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी अकील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। तो मैंने इनसे सबसे पहला सवाल ये किया कि जो पान मंडी में कभी चकला हुआ करता था वो आपने देखा, तो उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह। कितने अरसे से आप निरंकारी बाज़ार में काम कर रहे हैं और आपका कारोबार क्या है? निरंकारी बाज़ार में तकरीबन 2012 से हम कारोबार कर रहे हैं। हमारा ड्राई फ्रूट और मसाला जात का कारोबार है। हम होलसेल में यहाँ से सप्लाई भी करते हैं, रिटेलर हमारे पास आते हैं, वो हमारे से लेके जाते हैं, शॉप्स वाले भी, और जो सप्लायर हैं वो भी हमारे से ड्राई फ्रूट और मसाला जात लेके जाते हैं। चलगोज़े स्मगल करते हैं या करवाते हैं? जी, हम लोग स्मगल नहीं करते, वहाँ से लेके आते हैं वज़ीरिस्तान से लोग, उनसे हम परचेज़ करते हैं, ठीक है जी, और आगे सेल करते हैं। अभी तो इस साल तो चलगोज़े की कीमत काफ़ी कम हुई है। अच्छा जी जी, इस साल काफ़ी कम है। चलगोज़ा तो सोने से भी महंगा हो गया हुआ है। जी, तकरीबन 2-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा था उसका रेट, अभी उसका रेट काफ़ी कम हो गया, तकरीबन 6,000-7,000 रुपये केजी हो गया, जो कि पहले 15,000-16,000 रुपये केजी था। बहुत शुक्रिया सरकार आपका, आपके लिए बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं। निरंकारी गुरुद्वारे के सामने का इलाका नमक मंडी है बुनियादी तौर पर, और यहाँ सब्जी की दुकानें भी हुआ करती थी, लेकिन ये नमक मार्केट है। ये सारी मार्केट में जो है वो नमक बिकता है। ये राजा बाजार को भी लगती है नमक मंडी, और निरंकारी बाजार का हिस्सा भी कहा जा सकता है। राजा बाजार के ब्लॉग में मैंने ये बताया था कि इसे कहा जाता है कि महाराजा पूंछ की वजह से राजा बाजार कहा जाता है। दूसरी रिवायत ये है कि गखरों के राजा जहांदाद खान की वजह से इसे राजा बाजार कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे
अंग्रेज़ों ने मतलब आबाद किया था। राजा बाजार को अंग्रेज़ अहद में इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन एक रिवायत और भी थी जो मैं नहीं बता सका। उसके बारे में ये कहा जाता है कि राजा शेरबाज ने ये ज़मीन अतिया की थी, जिस पर राजा बाजार बनाया गया। इसकी कुछ दुकानें थी, कुछ मार्केट थी, और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बाजार में तब्दील हुआ। शुरू में चंद दुकानें थी, लेकिन फिर मार्केट बनती चली गई, और अब ये पुठहार की सबसे बड़ी मार्केट है। ये जितनी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी गैर कानूनी हैं और गुरुद्वारा निरंकारी गुरुद्वारे की ज़मीन पर तामीर की गई है। इनका बस नहीं चला, वरना ये जो दरवाज़ा है छोटा सा, ये इसकी जगह भी ना छोड़ते। मैंने वैसे स्कूल वालों से पूछा कि आप इसका दरवाज़ा क्यों नहीं लगवाते। वो कहते हैं कि जो है वो गेट लगवाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने लोहे का गेट लगवा लिया उस दिन दुकानदार ये समझ लेंगे कि हमने अपनी जगह को तस्लीम कर लिया है। ये तनाज़ा अभी तक चल रहा है गुरुद्वारे के दरमियान, यानी स्कूल तो औकाफ महकमा औकाफ का उसने इसको स्कूल के महकमा तालीम के हवाले कर दिया है, लेकिन दुकानदार अभी तक इसकी जान को आए हुए हैं गुरुद्वारे वालों की, यानी स्कूल वालों की। वो ये चाहते हैं कि ये स्कूल सुकड़ जाए या स्कूल हमें तस्लीम कर लें हमारे वजूद को, लेकिन स्कूल इनके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये सामने जो तेल की दुकान नजर आ रही है, ये सरीहन ज्यादती है बच्चों के साथ भी, और ये सामने जो खिलौनों की दुकानें हैं, ये सारी की सारी दुकानें जो है वो गुरुद्वारे की जमीन पर बनी हुई है। निरंकारी गुरुद्वारे का मेन दरवाजा और इसकी मोटी दीवार, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये तकरीबन 3 फुट के लगभग मोटी दीवार है, और इसने इस पूरे गुरुद्वारे को अपने घेर में ले रखा है। अगर इस गुरुद्वारे की कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लिया जाए, यानी 6 कनाल को छोड़ अगर 1.5 कनाल भी मान लिया जाए तो ये गुरुद्वारा है, तो आधा निरंकारी बाजार गिराना पड़ जाएगा। यूं कह लें कि इस गुरुद्वारा तो जो इसकी जो जमीन है गुरुद्वारे की, उसके बेशतर हिस्से पर बाजार बना हुआ है। ये है जी वो निरंकारी गुरुद्वारा जिसकी बुनियाद रावलपिंडी में रखी गई। बाबा दयाल सिंह ने इसकी बुनियाद रखी और 6 कनाल पर इस गुरुद्वारे को बनाया। मैंने आपको बताया था कि निरंकारी फिरका सिखों में उनकी वही हैसियत है जो मुसलमानों में कादियानियों की है, क्योंकि सिख मूर्तियों की पूजा करते हैं और निरंकारी बिन देखे खुदा की पूजा करते हैं। बाबा दयाल सिंह धन निरंकार का विरद किया करते थे कि दे मौला, मतलब इसका आसान अगर अल्फाज में तर्जुमा किया जाए तो दे मौला, और मौला जो है वो अल्लाह से मुराद है। अल्लाह की शक्ल कोई नहीं, बिन देखे खुदा है, और सिखों को ये मंजूर नहीं था। लिहाजा सिखों ने निरंकारियों की जितनी मुखालफत की जा सकती थी वो की, और उन्होंने कैंप भी लगाया अपना गोल्डन टेम्पल अमृतसर के बाहर। सिख मुज़ाकरात के लिए गए और 13 सिख मारे भी गए। फिर भिंडरावाला ने खालिस्तान की तहरीक शुरू की। इसीलिए कहा जाता है कि खालिस्तान की तहरीक का नुक्ता आगाज़ यही गुरुद्वारा था, और ये उसका फ्रंट है। ये उसका जो है वो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये स्कूल है शिमला इस्लामिया बॉयज़ हाई स्कूल, राजा बाजार, नमक मंडी। ये उसका अंदरूनी हिस्सा, ये उसकी छत। अब तो खैर मतलब सारा कुछ ही वो ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बाकी बचा। ये उसका मेन हॉल हुआ करता था गुरुद्वारे का, जहाँ सिख जो है वो इबादत किया करते थे। अब तो माशाल्लाह दुरूद शरीफ और कुरानी आयात लिखी हुई है, लेकिन ये कि उस ज़माने में ये सब कुछ तो नहीं था, ये बाद की चीज़ें हैं। ये और इसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। ये इसके नक्शो निगार आप देख सकते हैं, जो नक्शो निगार है ये मतलब संगे मरमर से इसे बनवाया था बाबा दयाल सिंह ने। लेकिन ये कि हमने इसकी केयर नहीं की। मैंने बताया कि 6 कनाल का रकबा था जो सुकड़ कर 1.5 कनाल रह गया, और फिर वो 1.5 कनाल रकबा भी दुकानदारों की नज़र हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि निरंकारी बाज़ार इसे खा गया तो गलत नहीं होगा। हालांकि निरंकारी बाज़ार का नाम इस पर था, इसके साथ धर्मशाला हुआ करती थी, और इसी की मतलब बाज़ार बनाया इसलिए गया था कि उसकी आमदनी से इस गुरुद्वारे के और उस धर्मशाला के अखराजात पूरे किए जाएं जो लोगों से आते थे। बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ इस वक्त बैठे हुए इल्म हासिल कर रहे हैं। ये इस मरकजी हाल में तो खैर इबादत होती थी, और ये एक चबूतरा सा बना हुआ है। ये 2 चीज़ें मैं आपको बतौर ख़ास दिखाना चाहता हूँ।
जो एक कदीम तर्ज तामीर की चीज़ रह गई है। बहुत खूबसूरत महराबें हैं, बना हुआ सारा संग मरमर का है। इस मेन हॉल में बैठकर सिख प्रार्थना किया करते थे। ये जो ऊपर आपको महराबें नजर आ रही हैं, इस वक्त तो ये बंद है, यानी इसकी दूसरी तरफ भी क्लासरूम बन गए हुए हैं। लेकिन जब ये गुरुद्वारा चलता था 1947 से पहले, तो ये दीवारें नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक हॉल नीचे था, एक हॉल ऊपर था, और ये चारों तरफ ज़ायरीन बैठा करते थे। लेकिन फिर बाद में गुरुद्वारे की हैसियत ख़त्म हो गई, तो कौन से ज़ायरीन और कौन सी इबादत या कौन सी पूजा पाठ, तो लिहाजा स्कूल की जो रिक्वायरमेंट थी या ज़रूरियात थी, उसके पेश नज़र इन्हें बंद करके कमरे बना दिए गए, और अब इसकी दूसरी तरफ जो है वो स्कूल के कमरे हैं। ये वो कमरा था जिसमें सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ रखी जाती थी। ये भी सारे का सारा संगमरमर का बना हुआ है, और उसके ऊपर नक्शो निगार जो तराशे गए हैं वो भी कारीगरी का सबूत है। पंजाबी गुरुमुखी ज़बान में लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस कि मुझे गुरुमुखी आती नहीं। मैं ये फोकस करता हूँ, अगर मेरे किसी नाज़रीन में से गुरुमुखी जानता हो, या इंडिया में जो मेरे नाज़रीन हैं पंजाबी नाज़रीन, वो अगर गुरुमुखी जानते हो तो मुझे बताइए वो कि ये क्या लिखा हुआ है। बाद में जब स्कूल बना, यानी पाकिस्तान बना, तो हमने बहरहाल अपनी शनाख्त को अलहदा करते हुए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो लिखा, और अब ये सबसे नुमाया नज़र आता है। ये जो एक सिख तर्ज तामीर है, फूलों का, कमल के फूल और गुलदस्ता बना हुआ, वो बना हुआ है। ये नीचे ये देखिए दीवार की जो कटाई हुई है, ये सारा संग मरमर है, मतलब, और दूर से लगता है कि ये एक पीस का बना हुआ है, और बड़ी मतलब बारीक कारीगरी और हुनरमंदी से जोड़ा गया है। इस पर भी जो है वो लिखा हुआ है कुछ गुरुमुखी में। मैं इसे भी फोकस करता हूँ ताकि मेरे वो नाजरीन जो गुरुमुखी जानते हैं उन्हें पता चल सके कि इस पर लिखा हुआ क्या है। ये जो फूलों की कतार है, ये नीचे तक आती है, यानी ये चौखट जो है ये भी बनी इसकी संगमरमर की ही है। और ये वो कमरा है जहाँ अपना गुरु ग्रंथ रखी जाती थी। पहले मैं आपको ये दीवारें दिखाता हूँ, इन पर भी गुरुमुखी में लिखा हुआ है, महराबें बनाई हुई हैं, आपका दंदानेदार महराबें, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है, ये तो खैर मतलब संगमरमर पर जो नक्शो निगार है, लेकिन दंदानेदार महराबें जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुगल बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां की इजाद है, या उसका उसने जो है इसकी इब्तिदा की थी। ये चारों तरफ जो है वो इस तरह के नक्शो निगार बने हुए हैं। और ये जो दरमियान में आपको एक चबूतरा नजर आ रहा है पालकी नुमा, ये मंजी साहब इसको कहा जाता है, और मंजी साहब उस जगह को कहते हैं जहाँ गुरु ग्रंथ रखी जाती है। जितना तकद्दुस वो करते हैं अपना सिख गुरु ग्रंथ का, शायद आप सोच भी नहीं सकते। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नंगे हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि पाक साफ होकर, जो उनका अपना तरीका है, स्नान पढ़कर उसे अगर चंद कदम के फासले पर भी ले जाना हो तो बाकायदा उसके लिए पालकी इस्तेमाल होती है। बेशक हमारे घरों में भी कुरान मजीद यज़दान में रखे रहते हैं, सब्ज रंग के गुराफ में, लेकिन हम जब दिल चाहता है उसे उठा लेते हैं, बल्कि उसकी कस्में भी खा लेते हैं, हालांकि ये सख्त मना है। ये महराब बनी हुई है, और ये आप देखें ये सामने वही दंदानेदार महराब जिसका मैंने जिक्र किया, सामने भी गुरुमुखी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ अपना बैठकर जो पुरोहित है उनके, या जो पुजारी कह लें, वो इबादत करवाया करते थे गुरु ग्रंथ की। गुरु ग्रंथ की एक बात और बता दूं अपने नाजरीन को कि उसे हर वक्त मोर छल से हवा दी जाती है, क्योंकि जो 10वें गुरु थे हरगोबिंद जी, उन्होंने ये करार दिया था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, और ये जो गुरु ग्रंथ है ये जिंदा गुरु की हैसियत रखती है। निरंकारियों का और आम सिखों का जो बुनियादी इख्तलाफ है वो यही था, क्योंकि जब बूटा सिंह शराब पीकर इस गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और कीर्तन किया और बाबा दयाल सिंह ने उसे इस गुरुद्वारे से निकाला, तो उसने मरी में जाकर अपना एक गुरुद्वारा बना लिया। एक चेला था पेशावर का, वो मतलब उसका भगत बन गया,
कहते हैं कि बड़ी इबरतनाक मौत थी बूटा सिंह की। वो कोड़ कमर से मरा था, क्योंकि उसने ये करार दे दिया था कि जी मेरी औलाद में से नए गुरु आएंगे और वो फिर जो है वो क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यही इख्तलाफ आम सिखों में और निरंकारियों में तफरीक का बायस बना, और बाद में इसी इख्तलाफ की वजह से कई फसाद हुए, जिसमें 2.25 लाख सिख मारे जा चुके हैं अब तक। ये भी एक कमरा था जहाँ जो सिख यात्री आकर ठहरा करते थे। धर्मशाला बना हुआ था एक इसके साथ बहुत बड़ा, और इस तरफ से ये जो अब तो खैर अपना मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, ये इमारत नई बनी हुई है स्कूल की, इसका गुरुद्वारे की इमारत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो सामने आपको दीवार नजर आ रही है, एक ज़माने में ये दीवार खुली हुई हुआ करती थी, रास्ता था यहाँ से बाजार में जाने का, जो बाद में ये बंद कर दिया गया। ये जो आपको बड़ी सी दीवार नजर आ रही है, ये हम मुसलमान भाइयों ने गुरुद्वारे की ज़मीन पर कब्जा करके प्लाजा खड़ा किया हुआ है। ये देखें, ये सामने की दीवार का भी यही हाल है कि हम उनकी इबादत के अंदर तक घुस आए हैं, और शिकवा ये करते हैं जी कि वो हमारी मस्जिदों की ताज़ीम नहीं करते। मैं एक बात और बता दूं कि जब तक ये गुरुद्वारा नहीं बना था, तब तक सिख मज़हब की जो शादियाँ थीं वो उसी अंदाज में की जाती थी जिस अंदाज में हिंदू मज़हब की शादियाँ हुआ करती थी, यानी अग्नि के 7 फेरे लिए जाते थे आग के गिर्द। ये वो वाहिद गुरुद्वारा था 1855 में, जब सिखों ने अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी की। भाई भोला सिंह और बीबी नौनिहाल कौर, उनकी शादी पहली दफ़ा सिख मज़हब के रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गुरुद्वारे में हुई। और वो रस्म व रिवाज क्या थे? उन्होंने अग्नि के फेरे नहीं दिए, बल्कि उन्होंने गुरु ग्रंथ के 7 फेरे लेकर एक दूसरे को अपने निकाह में या अक़्द में कबूल किया। लिहाजा इस गुरुद्वारे को ये एजाज़ भी हासिल है कि सिखों की पहली शादी उनके अपने अकायद और रस्म व रिवाज के मुताबिक यहाँ हुई थी। यहाँ भी जो है वो रास्ता था, ये जो आपको दीवार नजर आ रही है, इसके 4 दरवाजे हुआ करते थे। वो चारों के चारों अब तो बंद हो गए। एक दरवाज़ा जो बाहर बचा है वो भी बड़ी मुश्किल से शनाख्त होता है। ये पीछे अगर आप देख सकें तो अब भी पुरानी इमारतों के कुछ जो है वो हिस्से नज़र आते हैं, लेकिन हम बदकिस्मत लोग हैं, हमने किसी चीज़ की कोई हिफाजत नहीं की और ये सारा कुछ जो है वो बर्बाद हो गया। चाहिए ये था कि इस विरसे को हम संभाल के रखते, क्योंकि सिख अब भी यहाँ आते हैं, और देखकर जाहिर सी बात है अफसोस ही करते होंगे, लेकिन अगर इस विरसे को हम संभालते तो जो सिख यहाँ आते हैं वो यहाँ से न सिर्फ खुश होकर जाते, बल्कि वो हम कहते हैं ना, हम सयाहत को अपना मईशत का एक जरिया बनाएंगे, या टूरिज्म को, या मतलब एक सयाहत कई किस्म की होती है, एक मजहबी सयाहत भी है। अब वो ममालिक जहाँ ज़ायरीन जाते हैं, जैसे इराक़ है, शाम है, ईरान है, ये मजहबी सयाहत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी मकामात ऐसे हैं जहाँ हम जिसको थोड़ी सी तरक्की देकर मजहबी सयाहत को फ़रोग दे सकते हैं। तो जैसे ईरान, इराक़ और जो है वो अरब ममालिक जो है वो कुछ मजहबी सयाहत उनके यहाँ होती है। करबलाए मोहल्ला जाते हैं लोग, या ईरान के जो है वो मुक़द्दस मकामात हैं वो देखने जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो हम उससे अरबों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन मामला यही है कि ये करे कौन। तो ये है जी वो निरंकारी गुरुद्वारा कल का और आज का शिमला इस्लामिया बॉयज़ हाई स्कूल, जिसमें अब बच्चे पढ़ते हैं। ये निरंकारी बाज़ार इसकी वजह से बना था। एक ज़माने में इस गुरुद्वारे में कुएं हुआ करते थे 4, जिनमें से एक कुआं बाकी, यानी हर दरवाजे के साथ एक कुआं था। ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था आज से कुछ 4 साल पहले व्लॉग करने के लिए, तो उस वक्त वो कुआं मौजूद था। एक छोटी सी जगह थी मतलब बची हुई दीवार के अंदर, लेकिन अब वो दीवार भी बराबर हो चुकी और वो कुआं भी ख़त्म हो चुका। यानी अब मेरे पास आपको दिखाने के लिए बस ये जो फ्रंट है इसका, ये मंजिल जो है वो भी स्कूल में तब्दील हो चुकी। ये वही हॉल है जो मैंने आपको अंदर से दिखाया था, जिसे बंद करके स्कूल के कमरे बनाए जा चुके हैं। ये सामने जो चबूतरा आपको नजर आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर इस पुल, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लंबा सा जो लोहे का बना हुआ है, आप इसे पुल कह लें, खम्बा कह लें, लेकिन एक ज़माने में इसके ऊपर कृपान की शक्ल का एक शंख लगाया गया था,
जिसे फूंका करते थे, निशान भी था वो इनका। और जब वो बजाया करते थे तो फिर पता चलता था लोगों को, जो सिखों की आबादियाँ थी, कि जी इबादत का वक्त हो गया है, वो जमा हो जाया करते थे और वो आकर यहाँ इबादत किया करते थे। अब तो ये ख़त्म हो गया सारा कुछ। सिख मज़हब की बात हो रही है तो वह लगे, तो ये इसके हवाले से एक और बात बता दूँ। मुमकिन है कि मेरे बहुत से नाज़रीन को ना पता हो कि सिख मज़हब की बुनियाद 5 काफ पर है, और वो 5 काफ है कच्छ, कड़ा, कृपान, कंगा, केस। ये कच्छ जो है वो जंगिया पहनते हैं, कड़ा लोहे का एक कड़ा है, कृपान छोटी सी तलवार रखते हैं अपने पास, कंगा इनके बालों में, केस नहीं कटवाते, ये बालों में कंगा लगाते हैं, और आखिरी जो निशानी है वो है केस। बाल कटवाने को ये गुनाह समझते हैं। मैं उसी गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हूँ जिसे निरंकारी सिखों की तहरीक की इब्तिदा करार दिया जाता है, क्योंकि निरंकारियों का पहला गुरुद्वारा यही था। लेकिन मुक़द्दर की बात देखिए या किस्मत की बात देखिए कि वक्त के साथ साथ गुरुद्वारा बाकी नहीं बचा। 1947 में जब सिखों ने यहाँ से हिजरत की तो वो खुद तो गए ही गए, अपना विरसा या अपनी सकाफ़त भी साथ ले गए। हम चूँकि मुसलमान हैं, लिहाजा हमने इस बात की ज़हमत ही गवारा नहीं की कि हम सिखों या हिंदुओं की बनाई हुई किसी चीज़ को बचाने की कोशिश करें, उसे संभालने की कोशिश करें, या उसे कम से कम उसकी शक्ल में कायम रखें। आज इस गुरुद्वारे की हालत ये है कि ये जहाँ आपको मोटरसाइकिलें खड़ी नज़र आ रही हैं, पहले जब इस गुरुद्वारे से आप बाहर निकलते थे तो आपको आलू प्याज और सब्ज़ी की आवाज़ें आया करती थी, लेकिन अब आलू प्याज और सब्ज़ी यहाँ से मुंतकिल हो गई। एक छोटी सी दुकान रह गई, ये सामने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शिमला इस्लामिया नमक मंडी। 1956 में इस गुरुद्वारे की जगह ये स्कूल कायम कर दिया गया और गुरुद्वारे की शनाख्त बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। अब लोगों को ये तो पता है कि निरंकारी बाज़ार है और वो लोग यहाँ आते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि निरंकारी इसका बाज़ार का नाम क्यों रखा गया, या निरंकारी नाम का कोई फ़िरका भी है, या निरंकारी नाम का कोई गुरुद्वारा भी था। तो मैं पुरानी यादें ताज़ा करने या पुराने विरसे को आपको दिखाने के लिए इस गेट पर खड़ा हुआ हूँ। वरना गुरुद्वारा ये 6 कनाल का गुरुद्वारा था, 3 मंजिला हुआ करता था। 2005 के ज़लज़ले में इसकी ऊपरी मंजिल गिर भी गई थी, और जो कुछ अंदर मौजूद है अब वो देखें या ना देखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिकवा सिर्फ ये है कि हमने इन चीज़ों को संभाल कर नहीं रखा। हम कहते हैं वो हमारी मस्जिदें गिराते हैं, हमारी मस्जिदों को शहीद करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हम भी वही कुछ कर रहे हैं जो वो करते हैं। वो हमारी मस्जिदें गिराते हैं तो हम उनके मंदिरों को वीरान कर देते हैं, हम उनके गुरुद्वारों को आबाद नहीं रहने देते, और उसको इतना तंग कर देते हैं, उन पर ज़िंदगी इतनी तंग कर देते हैं कि जो गुरुद्वारा कभी 6 कनाल का हुआ करता था बाद में वो 1.5 कनाल का रह गया। लोगों ने इतनी तजावज़ात की हैं कि उसकी दीवारों तक पर जो है वो अपने घर बना लिए हैं, और आज सूरत ये है कि इसका सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा आपको नज़र आएगा और उसके सामने भी एक सब्ज़ी वाला बैठा है। जहाँ कभी निरंकार की सदाएँ गूंजा करती थी, अब वहाँ आपको ये आवाज़ सुनाई देगी कि आलू इतने रुपए किलो और गोभी इतने रुपए किलो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।